तो फिल्म की शुरुआत ट्रेन की पटरी से होती है और फौरन बाद हमें 1968 का वक्त दिखाया जाता है, जब पॉल ने आइरिस को सरप्राइज करने के लिए एक स्काई व्यू रेस्टोरेंट बनाया था। आइरिस बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है और इस रेस्टोरेंट की कमर्शियल के लिए आइरिस और पॉल की इस टॉवर के साथ पिक्चर भी ली जाती है और फाइनली ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। रेस्टोरेंट का फ्लोर ग्लास का था, नीचे से सब नजर आ रहा था और रेस्टोरेंट के बिल्कुल सेंटर में एक लाइव किचन था। लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे थे और तभी आइरिस पॉल की पॉकेट में एक रोज फ्लावर लगाती है, जिस पे लगे कांटे के चुभने से उसके हाथ से खून निकल आता है, जिसे देखकर उसे उल्टी आ जाती है। जो देखते हुए रेस्टोरेंट में आई सिंगर ये समझ गई कि आइरिस प्रेग्नेंट है, पर जब उसने आइरिस से पूछा तो आइरिस को खुद ये अभी उसी के मुंह से पता चल रहा था, लेकिन फिर भी आइरिस बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ पर वो उस सिंगर के बेटे को भी दिखती है और पता नहीं क्यों उसे इस बच्चे से अट्रैक्शन फील हुई। खैर वो पॉल के पास चली गई और पॉल उसे ले आया टॉप व्यू टेरेस पर, जहाँ वो आइरिस को प्रपोज कर देता है। आइरिस एक्साइटेड होकर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उसे ये खुशखबरी भी देती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात से पॉल भी बहुत ज्यादा खुश था। यहीं पर आइरिस नोटिस करती है इस सिंगर का वो बेटा यहाँ पे बिठा और वो शरारती बच्चा अपना एक कॉइन ऊपर से नीचे फेंकता है, जिस कॉइन को हमें दिखाया जाता है कि वो जमीन पे गिरने के बजाय एसी आउटडोर के वैक्यूम प्रेशर से उसके अंदर चला गया। जबकि ये सब लोग पार्टी करने के लिए आ गए। जब ये सब लोग डांस कर रहे थे तब दिखाया गया कि रेस्टोरेंट का फ्लोर हिलने लगा था। कॉइन भी अब फैन से निकलकर एसी डक्ट के अंदर घूमने लगा और रेस्टोरेंट के अंदर अचानक वो फ्लोर टूट गया। सभी लोग नीचे गिर गए। पॉल ने अपने आप को बचाने के लिए कांच का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था, जिससे उसके हाथ भी जख्मी हो रहे थे, लेकिन वो अपने आप को बचा फिर भी नहीं पाया और नीचे गिरकर मारा गया। जबकि आइरिस इस टाइम स्पॉट पे खड़ी थी, इसीलिए वो बच पाई। वो कॉइन जो इसी डक्ट के अंदर उड़ रहा था वो वहां से निकलकर एक दूसरी जगह चला जाता है और गैस के पाइप से लगकर लीकेज कर देता है, जिसकी वजह से ऊपर लाइव किचन रेस्टोरेंट में भी आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो सिंगर भी मारी जाती है। और आइरिस अपने आप को बचाने के लिए पियानो के नीचे छुप जाती है। अपने आप को बचाने के लिए आइरिस लिफ्ट के पास आई, जो लिफ्ट पूरी तरह फुल हो चुकी थी। इससे पहले कि लिफ्ट नीचे जा पाती, लिफ्ट के नीचे एक बंदा आकर क्रश हो जाता है। ऐसे लिफ्ट खराब हो जाती है और लिफ्ट के अंदर के भी सभी लोग मारे जाते हैं। वो वापस ऊपर की तरफ गई तो रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा भी एक तरफ लटक गया, जिसके अंदर जाकर लोग अपनी जान बचा रहे थे। बस एक पियानो नहीं, इस पूरे हिस्से का बैलेंस बनाया हुआ था। वो कॉइन जो यहाँ डक्ट्स में घूम रहा था वो आकर इस पियानो के ऊपर गिरा, बैलेंस बिगड़ा और रेस्टोरेंट का ये हिस्सा भी नीचे गिर गया और इस तरह इसमें मौजूद लोग भी मारे गए। यहाँ पर आइरिस को उस सिंगर का एक बेटा भी दिखा, जिससे उसने पकड़ लिया। वो उसे बचाकर सेफली लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसके नीचे की भी जमीन टूट गई। अपने आप को बचाने के लिए उसने रिंग को दो सरियों के दरमियान में फंसा लिया, लेकिन फिर उसका हाथ छिल गया, रिंग उतर गई और इस तरह आइरिस और वो बच्चा भी नीचे गिरकर मारे गए। और यहाँ एक लड़की ने एकदम से चौंक कर चीख मारी और हमें पता चला कि ये सब जो हमने देखा था वो स्टेफनी नाम की एक लड़की के हेलुसिनेशंस थे। वो इस टाइम अपनी क्लास में बैठी हुई थी और उसके इस तरह चिल्लाने की वजह से उसकी क्लास खराब हो जाती है। उसके प्रोफेसर ने जब उससे इस बारे में पूछा तो स्टेफनी ने बताया कि मुझे ऐसे हेलुसिनेशंस और डरावने विजन्स आते रहते हैं। रात में भी वो यही डरावना ख्वाब देखकर चीख मारकर उठ गई और तब उसकी रूममेट ने उसे मशवरा दिया कि तुम्हें इस बारे में जाकर अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए। वो अपने घर आई, अपने डैड से मिली, अपने अच्छे भाई से मिली जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और वो दोनों मिलकर अपने अंकल के घर गए जो उनकी मॉम के भाई थे। अपने कजिन्स के साथ इन दोनों की बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। सब लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे कि आइरिस यहाँ पर अपने अंकल से अपनी ग्रैंड माँ आइरिस के बारे में पूछती है। यानी आइरिस जिसे हमने स्टेफनी के वीएंस में देखा था वो उसी की ग्रैंड मॉम थी। उसके अंकल अपनी मॉम का ही नाम सुनकर स्टेफनी पर गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड माँ हमारे लिए मर चुकी हैं, वो पागल हो गई हैं, हमें छोड़कर वो एक आइलैंड पे जाकर रहने लगी थी, जिसके बाद से वो हमसे कभी मिलने नहीं आई। इसी वजह से तुम्हारी मॉम की भी दिमागी हालत खराब हो गई और वो भी हमें छोड़कर चली गई। उसके अंकल तो बातें सुनाकर उसे चले गए, लेकिन उसकी आंटी ने उसकी मदद की और उसे आइरिस के भेजे लेटर्स, उसका एड्रेस और आइरिस की कुछ चीजें दी। इन चीजों में वो पिक्चर भी थी जो पॉल और आइरिस ने उस स्काई व्यू रेस्टोरेंट के सामने बनवाई थी। ये देखकर स्टेफनी बुरी तरह चौंक गई। ये पिक्चर, ये रेस्टोरेंट, ये सब उसके विजन में आया था। अब स्टेफनी आइरिस से मिलने के लिए उस वीरान सुनसान आइलैंड पे चली गई, जहाँ पे एक घर तो था लेकिन इस घर की हालत काफी खराब थी।
उसके सेंसर में स्टिफनी ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया तो आयरिस ने उसे घर के अंदर बुला लिया। आयरिस भी स्टिफनी को देखकर काफी एक्साइटेड थी। वो स्टिफनी से उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो स्टिफनी बताती है कि हमारी मॉम तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। यहाँ पर स्टिफनी अब मेन बात आयरिस को बताती है कि मैंने आपको और ग्रैंडपा को उस स्काई व्यू रेस्टोरेंट के सामने देखा था और वो रेस्टोरेंट तबाह हो रहा था, आप लोग मर रहे थे। मुझे ये डरावना ख्वाब, ये वियन हर रोज दिन रात आता है। यहाँ पर आयरिस उसे कहती है जो वियन तुम्हें आते हैं वो सभी वियंस मुझे भी आते थे और उन्हीं वियंस की वजह से मैं उस दिन होने वाले उस बड़े हादसे को बचा पाई थी। उस दिन मैंने उस बच्चे के हाथ से वो कॉइन ही ले लिया था जिसकी वजह से वो सारा हादसा हुआ था। और फिर रेस्टोरेंट का जो फ्लोर टूटा था वो भी मुझे पहले ही पता था, इसीलिए मैंने जाकर माइक में ऐलान कर दिया कि फ्लोर टूटने वाला है, जिसकी वजह से लोग पहले ही वहाँ से चले गए और इस तरह काफी लोग मरने से बच गए। स्टिफनी हैरान होकर पूछती है आपने उस दिन सबकी जान बचा ली थी? तो आयरिस कहती है हाँ, उस दिन मैंने मौत को धोखा देते हुए सबकी जान तो बचा ली, लेकिन मौत ने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। मौत उन लोगों के साथ गेम खेलने लगी जो लोग उस हादसे में बचे थे। मौत उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगी, ना सिर्फ उन लोगों को बल्कि अगर उन लोगों के बच्चे भी होते थे मौत उनको भी मार रही थी। और अगर वहाँ पर मौजूद कुछ लोग मौत से बच निकले और जिनके बच्चे उस हादसे के बाद पैदा होने लगे, मौत उनको भी मारने लगी, क्योंकि अगर वो लोग इस हादसे में मर जाते तो उनके बच्चे भी आगे पैदा ना होते। मौत एक के बाद एक जब वहाँ वाले हादसे के ही लोगों को मार रही थी तब मुझे इन चीजों का अंदाजा हुआ। पॉल को भी मौत ने कैंसर के मुंह में ले जाकर मारा और तब मुझे अंदाजा हो गया कि अगली बारी मेरी है। मौत को चकमा देने के लिए मैं यहाँ आकर छुप गई। अगर मैं मर गई तो मौत तुम्हारी मॉम, उसके भाई, उसके बच्चों को, यहाँ तक कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार देगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सबको कुछ नहीं होगा। स्टिफनी पूछती है तो आखिर मुझे ये वियंस क्यों आ रहे हैं? तो आयरिस ने कहा क्योंकि अब मौत हमारे पीछे है। ये बात सुनकर स्टिफनी बुरी तरह डर गई। तब आयरिस ने उसे एक बुक दी जिसमें उस हादसे में बचने वाले लोगों की मौत बाद में कैसे हुई थी उन सब की स्टोरीज भी लिखी हुई थी और साथ ही वो तरीके भी लिखे हुए थे जिससे मौत को चकमा दिया जा सकता है। स्टिफनी को ये बातें बकवास लगी, उसने ये बुक नहीं ली और आयरिस ने कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए दोबारा आऊंगी। ये कहकर वो बाहर चली गई। आयरिस जो सालों से इस कैबिन से बाहर नहीं निकली थी, उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत के सामने आने का फैसला किया और बाहर निकलकर स्टिफनी को वो किताब पकड़ा दी। उसने कहा कि मौत अब तुम्हारे पीछे आएगी और इससे बचने के लिए तुम्हें इस बुक का इस्तेमाल करना होगा। स्टिफनी उसकी बात पे भरोसा नहीं कर रही थी तो आयरिस ने कहा अभी मेरी मौत को देखना। यहाँ हमने देखा कि एक जगह से गैस लीक हुई, गैस के लीक होने से एक चीज डिस्टर्ब हुई, उसके बाद दूसरी, और इसी तरह एक चैन बनते हुए आयरिस के मुंह में आकर पीछे से कोई चीज स्टैब हो गई और आयरिस की वहीं पर मौत हो गई। अब तो स्टिफनी को आयरिस की बातों पे यकीन आने लगा था। 2 दिन बाद आयरिस का फ्यूनरल था जिस पर स्टिफनी की मॉम भी आई थी। स्टिफनी को समझ आ रही थी कि अगर अब अगली मौत होगी तो स्टिफनी की मॉम की ये होगी। अपनी मॉम को बचाने के लिए वो आयरिस की दी हुई बुक पढ़ने लगी जिसमें आयरिस ने वो कॉइन भी छुपा कर रखा हुआ था जिसकी वजह से उसने उस दिन होने वाले हादसे को बचाया था। सारी बात समझते हुए अब स्टिफनी अपनी फैमिली को कॉल मिलाती है ताकि वो उन्हें अलर्ट कर सके, लेकिन कोई भी उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। यहाँ दिखाया जाता है कि स्टिफनी की पूरी फैमिली पार्टी कर रही थी। यहाँ पार्टी में दिखाया जाता है कि मौत का खेल शुरू हो चुका था। यहाँ पर एक गिलास टूटा और कांच का टुकड़ा जाकर बर्फ के टुकड़ों में गिर गया। यहीं से सब बर्फ ले रहे थे। ये बर्फ का टुकड़ा स्टिफनी के अंकल के ग्लास में चला गया और उन्होंने ग्लास जाकर साइड पे रख दिया। साथ ही यहाँ पर मौजूद बाकी सारी चीजें भी थोड़ा थोड़ा करके अपनी जगह बदलती रही, जैसे ये सब कुछ किसी प्लान के तहत हो रहा हो। स्टिफनी के अंकल के ही हाथ से वो ग्लास गिर जाता है और कांच का टुकड़ा उनके पाँव के अंदर स्टैब हो जाता है। दर्द की वजह से वो वहीं गिर पड़ते हैं। उनके गिरने से यहाँ जमीन में जो वाइब्रेशन पैदा होती है उससे एक औजार घास काटने वाली मशीन पर गिर जाता है। वो मशीन स्टार्ट हो जाती है और एकदम से स्टिफनी के अंकल के मुंह के ऊपर चढ़कर उसका पूरा मुंह क्रैश करते हुए उसे मार देती है। उसकी इस भयानक मौत से सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। स्टिफनी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब वो पूरी फैमिली को समझाती है कि किस तरह मौत उनके पीछे पड़ चुकी है। उसने बताई कि आयरिस के उस दिन टॉवर को बचाने के बाद ही मौत ने उन सब लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया जो लोग उस टॉवर में बच गए थे। मौत ने उनको और उनकी फैमिली को बिल्कुल खत्म कर दिया और अब बस एक उनकी फैमिली और एक और लड़के की फैमिली जिंदा थी। स्टिफनी उन्हें समझाती है कि देखिए पहले आयरिस मरी, फिर उनके सबसे बड़े बेटे, इस तरह अंकल के मरने के बाद बारी है उनके बेटे की, और यहाँ पर जब मेरी मॉम मरेंगी तो उसके बाद मैं मर जाऊंगी।
स्टेफनी की बातें सबने बैठकर सुनी तो सही, लेकिन किसी को भी उसकी बात पे यकीन नहीं आया। यहाँ तक कि उसके अंकल के बच्चे यानी उसके कजन्स तो उससे नाराज भी हो गए कि वो उसके डैड की मौत का मजाक बना रही है। यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान था जिसे स्टेफनी पे यकीन था, वो थी स्टेफनी की मॉम। लेकिन स्टेफनी अपनी मॉम के साथ अच्छे से बात नहीं कर रही थी। यहाँ पर अब हमें अंकल के बड़े बेटे को अपनी पियर्सिंग शॉप में दिखाया गया। वो अपना काम खत्म करके अपनी शॉप बंद करता है और अपने डैड की याद में अपने हाथ पे डैड का टैटू बनाता है। इस टाइम उसने अपने भी नोज में एक पिन पहनी हुई थी। यहाँ पर उसकी नोज की पियर्सिंग पर फोकस किया जाता है और एकदम से ऊपर एक फैन ऑन हो जाता है, जिसके साथ एक मैग्नेटिक चैन थी जो आकर उसके नोज की पियर्सिंग के साथ फंस जाती है। फैन के चलते ही वो चैन भी घूमी और वो लड़का भी घूमने लगा। नीचे बहुत सारा कैरोसिन था जिसमें उसी के लाइटर से आग लग गई। वो अपने आप को उस चैन से तो छुड़वा लेता है, लेकिन नीचे आग में गिर जाता है। हम देखते हैं कि शॉप में भी आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे ही स्टेफनी को ये बात मालूम होती है कि उसकी शॉप में आग लगी थी, तो सुबह होते ही वो उसकी शॉप में जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो तो इनकी कार के सामने आकर इन्हें रोक देता है। हैरानकुन बात थी कि उसके बाजू के अलावा उसे कहीं चोट नहीं आई थी। वो लोग बेदहानी में बात कर रहे होते हैं कि यहीं पर तेज स्पीड ट्रक आकर उसे घुमा जाता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं करता। ये देखते हुए वो स्टेफनी से कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर स्टेफनी को उसकी बातें बिल्कुल बकवास लग रही थी। वो उसकी बातों पे ध्यान देने के बजाय यहाँ पर रोड की चीजों पे ध्यान दे रही थी कि क्या क्या चीज उसे नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ से कचरे की गाड़ी गुजरती है तो स्टेफनी उसे इससे दूर रहने को कहती है, लेकिन वो तो जाकर उसे प्यार कर देता है और सच में उसे कुछ होता भी नहीं। अभी लड़का स्टेफनी से कहता है, देखो मैंने कहा था ना, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उस लड़के की दूसरी बहन भी अब वॉक के लिए निकल जाती है और तभी अचानक से उसका पाँव एक बॉल से टकराता है, जिसकी वजह से वो गार्बेज बास्केट के अंदर गिर जाती है और गाड़ी वाले इस ट्रैश को जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। ये सब कुछ होते हुए उन तीनों ने भी देखा था। वो तीनों जाकर जल्दी से उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। स्टेफनी बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ती है, लेकिन दिखाया गया कि अंदर तो गार्बेज क्रश हो रहा था और इसी मशीन के अंदर उस लड़की की भी जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। स्टेफनी के हाथ में बस उसका एक हाथ रह गया और वो मर गई। उसकी मौत से सब लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे। स्टेफनी का भाई स्टेफनी से कहता है, तुम ठीक थी। लेकिन इस टाइम स्टेफनी को अपनी थ्योरी पे यकीन नहीं रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो लड़की मरी थी उसके बड़े भाई को मरना चाहिए था। तब उनकी आंट ने आकर एक बहुत बड़ा सच ये रिवील किया कि असल में वो लड़का स्टेफनी के अंकल का असल बेटा था ही नहीं। इसी वजह से उसकी मौत नहीं हुई, बल्कि उसकी बहन की मौत हो गई, जो कि उनके अंकल की बड़ी बेटी थी। और ये सुनकर अब स्टेफनी चौंक गई, स्टेफनी के साथ सारे भी, क्योंकि सबको अब स्टेफनी की बात पे यकीन आने लगा था। वो जो लड़की मरी थी उसका छोटा भाई अब स्टेफनी से कहता है, ये नहीं, इस मर्तबा मेरी बारी है। स्टेफनी, मैं मरना नहीं चाहता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? स्टेफनी कहती है, मैं बचाना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तब उसका भाई उससे कहता है, देखो तुमने पहले भी फिगर आउट कर लिया था कि क्या होने वाला है, तुम जरा आसपास की चीजों पे ध्यान दो, तुम समझ जाओगी। स्टेफनी को याद आता है कि आयरिस ने यानी उसकी ग्रैंड मॉम ने उसे एक लड़के के बारे में बताया था जो उस दिन बच गया था। वो आज भी एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था, यानी वो जिंदा था और उसने भी मौत को चकमा दिया था। उसे मौत को चकमा देना आता था, इसीलिए ये लोग उसके पास जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर ये सब लोग जब आकर उसका नाम जेडी पुकारते हैं तो वो हैरान हो जाता है। इस नाम से उसे सिर्फ आयरिस ही पुकारती थी। ये लोग उससे सवाल करते हैं कि आप आयरिस को कैसे जानते हैं? तब उसने बताया कि उस दिन जिस दिन टॉवर वाला हादसा हुआ था तब मैं वहीं पर था, मैं सिंगर का बेटा था। ये जानते हुए स्टेफनी को भी वो सारा वियन याद आ गया और वो भी उसे पहचान गई। ये आदमी बताता है कि आयरिस काफी सालों पहले भी उससे मिलने के लिए आई थी, क्योंकि वो पॉल के लिए यानी अपने हस्बैंड के लिए मौत को चकमा देना चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी ये लोग उसकी जान नहीं बचा पाए थे। स्टेफनी पूछती है कि क्या कोई ऐसे भी लोग हैं जो इस मौत से बिल्कुल बच गए हों? तो वो आदमी जवाब देता है, हाँ, 2 लोग ऐसे हैं जो इस मौत से बच गए थे, लेकिन ऐसे नहीं, मौत पहले जीती। मौत ने पहले उन्हें अपना शिकार बनाया और वो मर गए, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स की या किसी की कोशिश से उन्हें जिंदा कर लिया गया और उसके बाद से मौत ने उनका पीछा नहीं किया। स्टेफनी उसे कहती है, प्लीज आप हमारी मदद कर सकते हैं इस काम में, आप हमारी मदद करें। लेकिन वो आदमी कहता है, नहीं, मैं भी पहले एक मर्तबा मौत को अपना कर मौत को चकमा दे चुका हूँ, लेकिन अब मरना मुझे भी है, क्योंकि मुझे कैंसर है और एक ना एक दिन हम सबको मरना है।
मौत से हम भाग नहीं सकते, वही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। उससे पहले हमें अपने बचे कुचे पलों को एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पर जब ये सब लोग काफी ज्यादा दुखी थे, तभी इनके एक साथी को आइडिया आता है कि वो अपने भाई को, जो कि मरने वाला है, उसे पीनट खिलाएगा, क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी थी। इस तरह वो पीनट खा के मर सकता था, लेकिन उसका प्लान था कि जैसे ही वो मर जाएगा तो फौरन वो उसे एंटी एलर्जिक और मेडिकल सर्विसेज देकर जिंदा कर लेगा, और ऐसे ये लोग मौत को चकमा दे देंगे। लेकिन जैसे ही वो वेंडिंग मशीन के पास आता है तो वेंडिंग मशीन चलती नहीं, उसे जल्दी बहुत थी। हाथ डालकर उसने पीनट्स निकालने की कोशिश की और यहाँ पर मशीन का एक स्क्रू ढीला हो गया, जिसके बाद ये लोग छुपने के लिए एक रूम में आ गए। वो अपने भाई को कहता है, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए एक एंटी एलर्जिक लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है और उसके दरवाजे को पटकने की वजह से यहाँ पर कुछ बटन्स ऑन हो जाते हैं और MRI मशीन भी। कुछ देर बाद वो लड़का वापस आ जाता है एक इंजेक्टर और व्हील चेयर के साथ। वो इस लड़के को अब ये पीनट चॉकलेट खाने को कहता है। इससे पहले कि ये लोग अपना कोई प्लान पूरा कर पाते, यहाँ पर MRI मशीन ऑन हो जाती है। अपनी हाई मैग्नेटिक रेस की वजह से वो यहाँ की सारी मेटल की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगी थी। स्टेफनी का बड़ा कजन, जिसने अपनी पूरी बॉडी में पियर्सिंग की हुई थी, वो मशीन व्हील चेयर के साथ साथ उसे भी अपने अंदर खींचने लग जाता और वो अजीब तरीके से अंदर की तरफ घुसता चला जाता है। अपने आप को वो बचा भी नहीं पाता। व्हील चेयर भी मैग्नेटिक रेस की वजह से टूटकर उसके अंदर स्टैब हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। उसका छोटा भाई, जिसने पीनट चॉकलेट खा ली थी, अब उसे भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अपने आप को बचाने के लिए उसने पास में मौजूद इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, जिससे वो बेहतर तो हो गया, लेकिन तभी वेंडिंग मशीन से वो स्प्रिंग बाहर निकल आया जिसे इन्होंने खोला था। एक दीवार से दूसरी दीवार पर टकराते हुए आखिर वो स्प्रिंग आकर लगा ही उस लड़के को, जिसने अभी अभी मौत को चकमा देने के लिए चॉकलेट खाकर अपने आप को एंटी एलर्जिक लगाया था, और इस तरह उसकी भी मौत हो गई। यानी मौत ने उसे भी नहीं छोड़ा। इन दोनों के मरने की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। स्टेफनी अपनी मॉम से कहती है, अब आपकी बारी है। आयरिस, ये नहीं आपकी मॉम जिस घर में रहती थी, मुझे लगता है कि आपको उसी घर में रहना चाहिए, क्योंकि उस घर में रहकर वो भी काफी अरसे तक जिंदा रही थी। स्टेफनी की मॉम उसकी बात मान जाती है और तभी हम देखते हैं कि स्टेफनी के हाथ में जो बुक थी उससे वो कॉइन निकलकर नीचे गिर जाता है, जिसे एक ओल्ड लेडी उठाकर अपने पर्स में डाल लेती है। स्टेफनी खैर तेजी से अपनी ग्रैंड मॉम के घर की तरफ निकल जाती है और अपनी मॉम को उस घर के अंदर जाने को कहती है। उसकी मॉम अपने दोनों बच्चों के लिए काफी परेशान थी, तो स्टेफनी ने कहा, मॉम जब तक आप जिंदा हैं हमें कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए उसने अपने भाई के साथ अपनी मॉम को घर के अंदर भेज दिया, लेकिन हमें दिखाया गया कि यहाँ तो पहले से ही गैस भी लीक थी और यहाँ पर स्पार्किंग भी हो रही थी। इसकी स्मेल हालांकि स्टेफनी की मॉम को भी आई, लेकिन वो इग्नोर करते हुए अंदर चली गई और ऐसे गैस और स्पार्किंग की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से स्टेफनी की कार भी जाकर पानी में गिर गई और वो पानी में तड़पने लगी। अंदर स्टेफनी की मॉम इस धमाके में जल गई थी और स्टेफनी का भाई, जो अभी घर से बाहर ही खड़ा था, उसने देखा कि उसके ऊपर एक टॉवर गिरने वाला था। इससे पहले कि वो गिर जाता, उसकी मॉम आकर उसे बचा लेती हैं और ये टॉवर उसकी मॉम के ऊपर गिरकर उनकी मौत हो जाती है। इस लड़के को पता चल गया था कि अब मरने की बारी स्टेफनी की है। वो स्टेफनी को बचाने के लिए जल्दी से पानी के अंदर कूद जाता है और उसे जब बचाकर बाहर लेकर आता है तो देखता है कि स्टेफनी पहले ही मर चुकी थी। वो उसे CPR देता है, जिसकी वजह से एक मर्तबा उसकी और जान बच जाती है, वो जिंदा हो जाती है। और ये लोग इस चीज के लिए खुश हो जाते हैं कि स्टेफनी मरकर जिंदा हुई थी, उसने मौत को अपना लिया था और इस तरह अब वो मौत को चकमा दे सकते थे। ये दोनों इस बात से तो खुश थे कि इन दोनों की जान बच गई, लेकिन अपनी मॉम के मरने से और बाकी सबके मरने से ये लोग बहुत दुखी थे। सीन कट होकर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ अब इनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। चार्ली यानी स्टेफनी के छोटे भाई की आज ग्रेजुएशन पार्टी थी। सभी लोग वहां जाने के लिए तैयार हो रहे थे। स्टेफनी बहुत खुश होकर उसके पॉकेट में रोज का फूल लगाती है और यहाँ पर फूल में लगा एक कांटा उसके हाथ में चुभ जाता है और उसके हाथ से भी बिल्कुल उसी तरह खून आता है जैसा खून मूवी के स्टार्ट में आयरिस के हाथ से भी निकला था। और ये देखकर स्टेफनी समझ जाती है कि मौत का खेल दोबारा शुरू होने वाला है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि वो कॉइन जो उस दिन आयरिस ने बचाया था और वो अब जिस ओल्ड लेडी के पास था, वो ओल्ड लेडी जैसे ही अपना वॉलेट खोलती है तो वो कॉइन उसके वॉलेट से निकलकर गिर जाता है और घूमते घूमते ट्रेन की उन पटरियों पे आता है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखा दी गई थी। ये कॉइन ट्रेन के जंक्शन के दरमियान में रुक जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन का पाथ खराब हो सकता था।
सीन कट होकर हम दोबारा स्टेफनी और उसके भाई को देखते हैं, जहाँ उनके पास उनका नेबर डॉक्टर आया था। वो स्टेफनी के भाई का दोस्त था। वो स्टेफनी को कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, तुम बहुत लकी हो कि तुम आज जिंदा हो। स्टेफनी कहती है हाँ मैं काफी लकी तो हूँ, मैं उस दिन मरकर जिंदा हुई थी। डॉक्टर कहता है नहीं, तुम मरकर जिंदा नहीं हुई थी। अगर कोई इंसान 5 मिनट तक सांस डाले उसे मरा हुआ माना जाता है, लेकिन तुम तो 2 मिनट बाद ही सांस लेने लगी थी। ऐसी हालत को बेहोशी कह सकते हैं, ना कि मरना। ये सुनकर स्टेफनी और स्टेफनी के भाई दोनों की ही मुंह की हवाइयां उड़ जाती हैं। स्टेफनी ने आसपास की चीजों को देखा, उसे हर चीज में अपनी मौत नजर आने लगी, लेकिन इनकी मौत ऐसे थोड़ी ना आनी थी। वहाँ वो जो ट्रेन उस पटरी से उतरी थी वो उतरकर इनके घरों की तरफ बढ़ी। ट्रेन अपनी स्पीड कम नहीं कर पाई। अपने आप को बचाने के लिए स्टेफनी और उसका भाई दोनों भागे। ट्रेन तो आखिर रुक गई, लेकिन ये लोग जिंदा फिर भी नहीं बच पाए, क्योंकि ट्रेन के पीछे से लकड़ी के कुछ टुकड़े उड़ते हुए आकर इन दोनों की बॉडी में स्टैब हो गए और आखिर ये दोनों भी मारे गए। जिसके साथ ये फाइनल डेस्टिनेशन मूवी इसे सबक के साथ एंड हुई कि हम लोग मौत से बच नहीं सकते और एक दिन हर किसी को मरना है।